गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास की वीडियो में मैं थर्ड यूनिट कंप्लीट कर चुका हूं। आज मैं फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रहा हूं। फोर्थ यूनिट में दो लेसन है, जिसमें फर्स्ट है कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, यानी अम्ल और क्षारों की अवधारणाएं, और सेकंड जो टॉपिक होगा वो होगा नॉन एक्वस सॉल्वेंट, अजलीय विलायक, जिसमें फर्स्ट टॉपिक कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आज मैं आरएनएस की अम्ल क्षार अवधारणा, एसिड बेस कंसेप्ट ऑफ आरएनएस पर डिस्कस करूंगा। आरएनएस ने अम्ल और क्षारों के लिए अवधारणाएं दी। इस कंसेप्ट के अनुसार वे पदार्थ जो जल में वियोजित होने पर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन प्रदान करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यानी आरएनएस ने बताया कि ऐसे पदार्थ जो जल में वियोजित होने पर, यानी उनका जल में वियोजन होता है, तब वो हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन प्रदान करेंगे, वे अम्ल कहलाएंगे। जबकि वे पदार्थ जो जल में वियोजित होने पर हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन प्रदान करते हैं, क्षारक कहलाते हैं। यानी क्षारक वे पदार्थ हैं जो जल के अंदर वियोजित होने पर हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH- आयन प्रदान करते हैं, क्षारक कहलाते हैं। यानी यहाँ पे अम्ल वे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं और क्षार वो पदार्थ है जो OH- आयन देते हैं। ये आरएनएस की अम्ल क्षार अवधारणा की मुख्य इसकी परिभाषा थी। या उदाहरण इनके एग्जाम्पल, जिसमें पहला अम्ल का यानी एसिड के एग्जाम्पल ये दे रखे हैं। Ha या अम्ल को एक तरह से निरूपित करने के लिए Ha सिंबल के रूप में, तो Ha का आयनाइजेशन होगा जलीय विलयन के अंदर, उसका वियोजन होता है, तो ये H+ आयन और A- आयन के रूप में टूटेगा। इसी प्रकार से इसका वियोजन जो HCl है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका जल में वियोजन होने पर H+ आयन और क्लोराइड आयन प्रदान करेगा। और इसी प्रकार एसिटिक अम्ल के अंदर, जलीय विलयन के अंदर H+ आयन और एसिटेट आयन प्रदान करता है। नाइट्रिक अम्ल है, ये जलीय विलयन के अंदर H+ आयन और नाइट्रेट आयन देता है। और इसी प्रकार H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है, वो H+ आयन और हाइड्रोजन सल्फेट आयन प्रदान करता है। यानी इसकी अवधारणा के अनुसार ये सब अम्ल है, क्योंकि ये जलीय विलयन के अंदर H+ यानी हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। अतः HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, ये सब अम्ल है, एवं इनके अम्लीय गुण का कारण यहाँ पर यह है कि जलीय विलयन में ये H+ आयन प्रदान करते हैं, इस कारण ये अम्ल कहलाते हैं। क्षारक के एग्जाम्पल कुछ दे रखे हैं यहाँ पे। ये सिंबल BOH जो एक धनायन B+ और एक ऋणायन यानी हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन के अंदर वियोजित होता है। तो इसमें एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसमें Na+ के रूप में और OH- के रूप में वियोजित होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वो K+ यानी पोटेशियम आयन धनायन और OH- आयन के रूप में वियोजित होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये यहाँ पे अमोनियम आयन NH4+ और OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर वियोजित होता है। और बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ये जलीय विलयन के अंदर बेरियम आयन, और बेरियम जो धनायन है बेरियम 2+ के रूप में, और दूसरा यहाँ पे OH- आयन के रूप में वियोजित होता है।
इस प्रकार ये कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ क्षारकों के। तो ये सब के सब क्षारक इसलिए हैं क्योंकि ये जलीय विलयन के अंदर OH माइनस आयन प्रदान करते हैं। NaOH, KOH, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड ये सब के सब क्षारक है और इनके क्षारकीय गुण का होने का कारण ये है कि ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। इस प्रकार से ये आर्हेनियस की कंसेप्ट के अनुसार कुछ एग्जाम्पल थे अम्लों के और क्षारों के। आगे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारों के लिए कुछ इसने आगे परिभाषाएं दी हैं। वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, जिनका आयनन पूर्ण रूप से हो जाता है, वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, HNO3 और सल्फ्यूरिक में H2SO4। ये जो अम्ल है ये प्रबल अम्ल कहलाते हैं क्योंकि ये जलीय विलयन के अंदर लगभग यानी पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। जबकि वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, जिनका आयनाइजेशन पार्शियल यानी आंशिक रूप से होता है, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ये वीक एसिड होंगे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एसिटिक अम्ल है, तो एसिटिक अम्ल इस प्रकार के एग्जाम्पल है। जो कार्बनिक अम्ल होते हैं, सिट्रिक अम्ल है, टार्ट्रिक अम्ल है, ये सब के सब दुर्बल अम्लों की श्रेणी में आते हैं। इनका आयनन जलीय विलयन जल के अंदर आंशिक रूप से होता है। इसी प्रकार वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, यानी ऐसे क्षारक जो जल के अंदर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, जिनका आयनाइजेशन कंप्लीट पूरी तरह से हो जाता है, वे सब के सब प्रबल क्षारक कहलाते हैं। यानी ये सब के सब कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब के सब प्रबल क्षारक के उदाहरण हैं। जबकि वे क्षारक जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के रूप में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ये वर्ग आवर्त सारणी के अंदर जो वर्ग सेकंड है क्षारीय मृदा धातु, उनके सब के सब हाइड्रोक्साइड है, वो सब के सब यहाँ पे दुर्बल क्षारक होते हैं। अम्ल के हाइड्रोजन आयन या अम्ल का जो हाइड्रोजन आयन है तथा क्षारक के हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन परस्पर संयोग कर जल बनाते हैं। H प्लस और OH माइनस आयन आपस में संयोग करके जल बनाते हैं और ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। H प्लस OH माइनस से अभिक्रिया करके H2O का निर्माण करते हैं। उदासीनीकरण में अम्ल तथा क्षारक क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इस प्रकार से HCl है, NaOH अभिक्रिया करी, अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण या NaCl और जल यानी H2O बनाते हैं। इस आर्हेनियस जो सिद्धांत है, इस कंसेप्ट की उपयोगिता क्या है? इस अवधारणा के आधार पर किसी भी प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारक की उदासीनीकरण उष्मा का निश्चित होना स्पष्ट किया जा सकता है। यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक है, उनके बीच में अभिक्रिया होती है जो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो इस प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के बीच में उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, तो उनसे जो निकलने वाली उदासीनीकरण उष्मा जो है वो यहाँ पे उसका मान लगभग स्थिर होता है, निश्चित होता है। अम्ल के उत्प्रेरकीय गुणों को उनके हाइड्रोजन आयन सांद्रता के आधार पर समझाया जा सकता है। जो अम्ल का कई ऐसी अभिक्रियाओं में है जहां पर वे अभिक्रियाएं अम्ल उत्प्रेरित होती हैं। अम्ल वहां पे जो एसिड है वो वहां पे कैटलिस्ट के भांति व्यवहार करता है। तो अम्ल उत्प्रेरक की जो अभिक्रिया है उसके अंदर
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर उनका समझाया जा सकता है। अम्ल जो HA तथा क्षारक जो है BOH, इनकी सामर्थ्य को जलीय, इनकी स्ट्रेंथ जो है उनको जलीय विलयन में इनके आयनन स्थिरांक के आधार पर समझाया जा सकता है। इनका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है, आयनन स्थिरांक है Ka और Kb। अम्ल का आयनन स्थिरांक Ka और क्षारक का आयनन स्थिरांक Kb। इनके आधार पर उस अम्ल और क्षारक के सामर्थ्य को समझाया जा सकता है। जैसे ये अम्ल यहाँ पे वियोजित होता है H+ आयन और A- आयन दे रहा है, तो यहाँ Ka जो है उसका मान इसके लिए, इस अम्ल के लिए अम्ल का आयन स्थिरांक जो है Ka ज्ञात करने के लिए यहाँ पे H+ आयन की सांद्रता इंटू A- की सांद्रता अपॉन यहाँ पे Ha की सांद्रता। तो यहाँ पे अम्ल का वियोजन जब अभिक्रिया किस दिशा में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, अग्र दिशा में होगी, H+ और A- के रूप में ज्यादा टूटेगा, अम्ल का वियोजन उतना ही अधिक होगा और इन आयनों की सांद्रता ज्यादा होगी, यानी H+ और A- की सांद्रता ज्यादा होगी, तो उस कंडीशन में Ka का मान भी ज्यादा होगा, क्योंकि H+ की सांद्रता और A- की सांद्रता यहाँ ऊपर है, इनका मान अधिक होगा, तो सीधी सी बात है यहाँ पे Ka का मान भी ज्यादा आएगा। तो किसी अम्ल का वियोजन ज्यादा होगा, उनका आयनन ज्यादा होगा, तो उस स्थिति में उसका आयनन स्थिरांक का मान भी ज्यादा आएगा। अर्थात जिन अम्लों के लिए आयनन स्थिरांक का मान अधिक है वे अम्ल है उनकी सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ है उनकी वो भी अधिक होती है। इसी प्रकार वे क्षारक जिनका भी जो आयनन स्थिरांक Kb का मान अधिक है, उन क्षारकों की भी स्ट्रेंथ अधिक होती है। इसमें भी वही है, क्षारक है ये यहाँ पे B+ धनायन और OH- ये वियोजित होता है, तो इन B+ की सांद्रता, इसके Kb का मान ज्ञात करने के लिए B+ की सांद्रता इंटू OH- की सांद्रता अपॉन BOH की सांद्रता है। तो यहाँ पे ऊपर जो B+ और OH- की सांद्रता का मान ज्यादा आएगा, यानी अभिक्रिया की डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, अग्र दिशा में, तो उस स्थिति में Kb का मान ज्यादा आएगा और उसी स्थिति के अंदर उस क्षारक का क्षारीय सामर्थ्य भी अधिक होगा। तो ये तो कुछ इस सिद्धांत की उपयोगिता थी। नेक्स्ट यहाँ पे आर्रेनियस अवधारणा की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ आर्रेनियस कंसेप्ट। ये अवधारणा सभी अम्लों एवं क्षारकों के गुणों की व्याख्या नहीं करती है। ऐसे अम्ल जिनके अंदर H+ आयन होते ही नहीं है फिर भी वो अम्लीय व्यवहार दर्शाते हैं, उनकी व्याख्या इससे नहीं होती है, यानी कि सब के सब जो अम्ल है उनकी व्याख्या ये अवधारणा नहीं कर सकती है। ऐसे क्षारक होते हैं जिनके अंदर OH- होता भी नहीं है फिर भी वो क्षारीय व्यवहार दर्शाते हैं, तो उनकी व्याख्या भी आर्रेनियस की अवधारणा नहीं कर सकती है। ये अवधारणा केवल जलीय विलायकों पर ही लागू होती है, अतः इसका क्षेत्र जो है वो सीमित है। यानी कि इसकी परिभाषा में दिया हुआ है कि जलीय माध्यम में H+ आयन देता है अम्ल है, और जलीय माध्यम में ही जो OH- आयन देता है वो क्षारक है। तो यहाँ पे कंडीशन लगा दी क्या, कि जलीय माध्यम होना चाहिए। तो केवल अम्लों की और क्षारकों की जो व्याख्या है वो केवल जलीय विलायकों में की जा सकती है, गैसीय अवस्था में नहीं की जा सकती है, इसलिए इसका क्षेत्र जो है वो सीमित है। इसके अनुसार अजलीय विलायकों में, यानी जल नहीं है जो अजलीय विलायक है, उनमें अम्ल तथा क्षारक अभिक्रियाओं का होना संभव नहीं है। आर्रेनियस कहती है जल का होना आवश्यक है। तो इस अवधारणा के अनुसार अजलीय विलायकों में अम्ल और क्षारक अभिक्रियाएं नहीं हो सकती हैं। उदाहरणार्थ यहाँ पे बेंजीन जैसे कार्बनिक विलायक में, ये बेंजीन जो है वो कार्बनिक विलायक है, जलीय विलायक नहीं है, अजलीय विलायक है, और इस अजलीय विलायक में HCl को अम्ल नहीं कहा जा सकता है आर्रेनियस की अवधारणा के अनुसार। इस
अवधारणा के अनुसार कुछ लवणों जैसे कि AlCl3 का जल में अम्लीय व्यवहार का स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता है। जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है उसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, इसकी व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती है। ये अवधारणा तो कहती है कि वही अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड है, इसमें तो कहीं पर भी H+ आयन यहाँ दिख ही नहीं रहा है, तो ये कैसे H+ आयन देगा? यानी कि इसका जलीय विलयन वो अम्लीय व्यवहार है, उसका स्पष्टीकरण आर्हेनियस की अवधारणा के अनुसार नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ इसकी लिमिटेशन है, इस अवधारणा के अनुसार उदासीनीकरण की प्रक्रिया केवल जलीय माध्यम में ही होती है। यानी यहाँ पे उदासीनीकरण अम्ल और क्षार का विक्रिया करते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो ये केवल जलीय माध्यम में ही होती है इस अवधारणा के अनुसार। लेकिन अनेक अजलीय जो विलायक है, जैसे कि यहाँ पे द्रव अमोनिया है, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जो अजलीय विलायक है आदि भी उदासीनीकरण अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। इनकी उदासीनीकरण अभिक्रिया अपन अजलीय विलायक वाला जो टॉपिक है उनमें इनकी द्रव अमोनिया की और द्रव सल्फर डाइऑक्साइड की उदासीनीकरण अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। यानी कि ये भी उदासीनीकरण अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, लेकिन ये जलीय माध्यम में नहीं, अजलीय विलायक होते हुए भी। तो इसकी व्याख्या भी इस आर्हेनियस अवधारणा के आधार पर नहीं की जा सकती। इस अवधारणा के अनुसार केवल हाइड्रोक्साइड ही क्षारक कहलाते हैं, क्योंकि ये जल में OH- आयन देते हैं। यानी जो सब हाइड्रोक्साइड है वे सब के सब क्षारक हैं, क्योंकि हाइड्रोक्साइड होंगे वो जलीय विलयन के अंदर OH- आयन दे देंगे, इसलिए वे सब के सब क्षारक हैं। तो इसके आधार पर धातु जो ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जितने भी जो धातु है ऑक्साइड है, वो क्षारक नहीं कहा जा सकता। इनको क्षारक नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनमें हाइड्रोक्साइड नहीं आयन है, OH- आयन इनमें नहीं है, तो ये OH- प्रदान नहीं करेंगे। तो इस आधार पर इन सब को क्षारक नहीं कहा जा सकता है। इस अवधारणा के अनुसार गैसीय अवस्था में अम्ल क्षारक अभिक्रियाएं संभव नहीं। ये अवधारणा केवल जलीय माध्यम में ही अम्ल क्षार अभिक्रियाओं की व्याख्या करती है। तो ये अवधारणा जो है वो गैसीय अवस्था में अम्ल क्षारक अभिक्रियाओं को नहीं समझा सकती। जल में मुक्त H+ जो हाइड्रोजन आयन है उनकी उपस्थिति संभव नहीं है, लेकिन ये अवधारणा तो कहती है कि जलीय माध्यम में H+ आयन देता है, लेकिन जल के अंदर तो मुक्त जो H+ आयन है उन आयनों की उपस्थिति संभव ही नहीं। जैसे ही कोई अम्ल है वो जल के अंदर H+ आयन प्रदान करता है, तो वो H+ आयन वहां जल के अंदर H2O मॉलिक्यूल है उसके साथ में संयुक्त होकर के तुरंत ही हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ आयन जो है वो बना लेता है। यानी यहाँ पे स्वतंत्र H+ आयन का अस्तित्व संभव ही नहीं है। तो वो जो H+ आयन जो प्रदान किया है वो फटाफट यहाँ पे H2O से संयुक्त होकर के H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन बना देगा। और ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है वो स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया है, यानी कि यहाँ पे ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो कंपाउंड बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, वो स्टेबल ज्यादा है यहाँ पे अभिकारकों की तुलना में। तो इसका मतलब यहाँ से कि जो अंतिम उत्पाद के रूप में रहेगा वो हाइड्रोनियम आयन रहेगा। H+ आयन है वो जल से अभिक्रिया H2O मॉलिक्यूल से अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना देगा। तो यहाँ पे स्वतंत्र H+ आयन की उपस्थिति संभव ही नहीं है। लेकिन ये सिद्धांत तो यही कहता है कि अम्ल तो है वो जल के विलयन में H+ आयन देते हैं और जिनके कारण ही वो अम्लीय व्यवहार दर्शाते हैं। लेकिन H+ तो स्वतंत्र वहां रहते ही नहीं है, वो तो जल के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। तो इस प्रकार ये इनकी लिमिटेशन थी आर्हेनियस सिद्धांत की। इसके साथ ही आर्हेनियस
की अवधारणा जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उस पर डिस्कस करूंगा। थैंक यू।